हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुणक यानी मल्टीप्लाई। यह टॉपिक हमारा नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पहले से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम गुणक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, जिससे कि हमारे किसी भी इकोनॉमिक्स से संबंधित एग्जाम में अगर गुणक से संबंधित कोई प्रश्न आए तो वह कभी गलत ना हो। तो हम गुणक के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हम सबसे पहले कान के गुणक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम केंज के गुणक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गुणक को राष्ट्रीय आय के समीकरण की सहायता से पढ़ेंगे और राष्ट्रीय आय के समीकरण को हल करके हम प्रत्येक प्रकार के गुणक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे निवेश गुणक, कर गुणक, सरकारी व्यय गुणक, निर्यात गुणक, ये सभी करके सभी गुणक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर हम खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति में गुणक की तुलना करने वाले हैं और हम हर तरह के गुणक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या है, कान का गुणक। तो कान का गुणक क्या है? कान ने अपना रोजगार गुणक विकसित किया। कान का गुणक कौन सा था? कान का गुणक रोजगार गुणक था। और कान ने अपना रोजगार गुणक कब विकसित किया? जून 1931 में अपने इकोनॉमिक जनरल में अपना रोजगार गुणक विकसित किया। और उनका जो लेख था, उस लेख का नाम क्या था? द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये उनके लेख का शीर्षक था। और कान के गुणक का जो सूत्र था वह है रोजगार में कुल वृद्धि बटेवा प्रारंभिक रोजगार। ये इनका सूत्र है, रोजगार में कुल वृद्धि है और बटेवा में प्रारंभिक रोजगार। तो ये था हमारा कान का रोजगार गुणक, जो कि गुणक की सबसे पहली अवधारणा थी। इसके बाद कान के विचारों से प्रेरित होकर केंज ने भी अपना निवेश गुणक विकसित किया। तो निवेश गुणक क्या होता है? निवेश में परिवर्तन से क्या है? निवेश में परिवर्तन से आय में जो परिवर्तन होता है उसे निवेश गुणक कहते हैं। यानी ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश में परिवर्तन से राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन आता है उससे क्या कहते हैं? हम गुणक कहते हैं। गुणक को के से दर्शाया गया है यहाँ पर। तो इसका दूसरा सूत्र दिया गया है। गुणक का दूसरा सूत्र क्या दिया गया है? 1/1 माइनस सी। यहाँ पर ये जो सी है, सी क्या है? एमपीसी। एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब देखिए, यहाँ से सूत्र से स्पष्ट है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या है? सीधा संबंध है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो गुणक के मान में भी वृद्धि होगी। तो ये पहली लाइन है। सीमांत, यहाँ पर निवेश की जगह क्या आएगा? गुणक आएगा। गुणक वह, देखिए यहाँ पर जो ये निवेश है, यहाँ पर निवेश की जगह क्या आएगा? गुणक आएगा। गुणक वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या होता है? सीधा संबंध होता है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी तो गुणक का मान भी बढ़ेगा। और दूसरा है सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में विपरीत संबंध होता है। अब सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र गुणक के साथ कैसे बनेगा? तो ये हमारा गुणक बराबर क्या होगा? 1/MPS। ये हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में क्या है? विपरीत संबंध होता है। अब हम आगे देखते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है। और अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या है? 0, तो गुणक का मान क्या आएगा? 1। यहाँ पर देखते हैं, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या है? 0, तो गुणक का मान क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और दूसरा क्या है? अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या है? 1 है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 है तो गुणक का मान क्या आएगा? अनंत। यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। 1/0 यानी क्या आएगा? अनंत आएगा। तो गुणक का मान क्या आएगा? अनंत। तो हम देखते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 है तो गुणक का मान क्या है? 1। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है तो गुणक का मान क्या है? अनंत है। यानी गुणक का मान 1 से अनंत के बीच आता है।
तो हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं गुणक को हम राष्ट्रीय आय के समीकरण की सहायता से समझते हैं। अब तो सबसे पहले गुणक के क्या है, मल्टीप्लायर। तो ऑटोनोमस एलिमेंट यानी स्वायत्त चर में परिवर्तन से इनकम यानी राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा ऑटोनोमस एलिमेंट, इनमें परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे, हम गुणक कहेंगे। ये हमारी परिभाषा पढ़ ली हमने। अब हम राष्ट्रीय आय के समीकरण को समझते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय आय का समीकरण है ये। राष्ट्रीय आय का समीकरण ये कौन सी अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में। कौन सी अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में, जहाँ पर हमारा विदेशी व्यापार को भी शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय आय किसके बराबर होगी, उपभोग, निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, इन सभी के योग के बराबर क्या होगी, हमारी राष्ट्रीय आय होगी। अब हम इसमें से प्रत्येक के एक एक के समीकरण को समझते हैं। जैसे हमारा यह है उपभोग का समीकरण। उपभोग का समीकरण क्या होता है, उपभोग का समीकरण है C0 प्लस C1 YD। अब यहाँ पर ये C0 क्या है, स्वायत्त उपभोग, और यहाँ पर C1 क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और YD, ये YD क्या है, YD है हमारा Y माइनस T0, क्या है, Y माइनस T0। तो Y तो हमारी राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय में से हमने क्या घटा दिया, टैक्स। तो टैक्स को घटाने पर जो आय बचेगी उसे डिस्पोजेबल इनकम यानी प्रयोज्य आय, व्यय योग्य आय जो बचेगी वह ली गई। यह हमारा उपभोग का समीकरण हो गया। अब हम इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का समीकरण क्या होगा, आई नोट यानी स्वायत्त निवेश माइनस BR। यहाँ पर R क्या है, निवेश, यहाँ पर R हमारे हैं ब्याज दर है। तो ये हमारा निवेश का समीकरण है। और हम निवेश के समीकरण में ये छोड़ दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आई नोट ले तो भी चलेगा, लेकिन निवेश का वास्तविक समीकरण यही होता है, तो हम यही समीकरण लेके चलते हैं। अब हमारा है जी यानी सरकारी व्यय। अब जी को हम क्या लेके चलेंगे, जी नोट लेके चलेंगे। और एक्स यानी एक्सपोर्ट, निर्यात है तो निर्यात को हम एक्स नोट लेके चलेंगे। और अब हमारा आयात, तो आयात का समीकरण क्या होता है वह देख लेते हैं हम। आयात का समीकरण देखते हैं हम। यह हमारा आयात का समीकरण है। एम नोट यानी स्वायत्त आयात, यानी हमारी आय से स्वतंत्र हो जो आयात होता है, यानी तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वायत्त आयात, प्लस M1Y। M1 क्या है यहाँ पर, M1 है सीमांत आयात प्रवृत्ति, और Y है राष्ट्रीय आय। तो ये हमारा आयात का समीकरण है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ। ये जो है ना YD, यहाँ पर ये जो समीकरण है y माइनस T0, तो ये सूत्र हमारे एकमुश्त कर की स्थिति में है, जबकि y माइनस TY ये हमारा अनुपातिक कर है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, y माइनस T0, ये हम क्या ले रहे हैं, एकमुश्त कर वाली स्थिति ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है हमें यहाँ पर। तो अब हम आगे, अब देखिए ये हमारा गुणक का समीकरण है। अब ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था में यह हमारा राष्ट्रीय आय का सूत्र है। अब हम इसमें जो भी पिछले पेज पर जो हमने पढ़ा वही मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर C का मान क्या रखेंगे हम, ये C का मान C0 प्लस C1 Y कोष्टक में क्या है y माइनस T0। यहाँ पर हमने किसकी जगह रखा, YD की जगह रखा। तो हमने C का मान ये रख दिया, और इन्वेस्टमेंट इसकी जगह आई नोट माइनस BR रख दिया। G की जगह क्या रखा, G नोट रखा है, और X की जगह क्या रखा है, X नोट, और माइनस M की जगह क्या रखा, M नोट प्लस M1Y। ये सारे मान हमने पिछले पेज पर पढ़ लिए हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। अब हम आगे यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। तो ये हमने C नोट वैसे के वैसे उतार लिया। अब यहाँ पर हमने कोष्टक खोल दिया, तो क्या हो गया, C1Y हो गया, ये C1Y हो गया,
और यहाँ पर दूसरा क्या आएगा C1T0 आएगा, और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब I0 वैसे के वैसे उतार लिया, माइनस BR उतार लिया, G0 भी ऊपर से उतार लिया, और प्लस X भी वैसे के वैसे उतार लिया। अब यहाँ पर हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो M0 और ये M0 प्लस M1Y ये दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे हम क्या सोल्व करेंगे कि इस ये जो समीकरण है पूरा, इसमें हमारे y कहाँ कहाँ पर है वो देखते हैं। तो एक तो y ये है हमारा, और एक इसमें y है, और एक यहाँ पर y है। तो हम y वाली तीनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में LHS लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे y वाली तीनों को। तो हमने ये वाला y सीधा उतार दिया यहाँ पर, और ये जो हमारा है C1Y ये हमारा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये हमारा M1Y माइनस में तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें ऐसे के ऐसे उतार दी हमने इधर। तो ये समीकरण आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, y को कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा C1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा M1। तो ये हमारे बचेंगे, और बाहर क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। तो हम इसी को आगे वाले पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, y कॉमन आ चुका है, हमारा y कॉमन है, यहाँ पर y कॉमन है, 1 माइनस C1 प्लस M1 ये हमारे कॉमन आए हैं। और बराबर दूसरी साइड वाली सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे लिख दी हमने, दूसरी साइड वाली सारी की सारी चीज़ें हमने ऐसे की ऐसे लिख दी। अब देखिए y बराबर यहाँ पर क्या है, y बराबर ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऊपर लिख दी, और इसके बटे में ये जो y के मल्टीप्लाई में है, y के गुणा में जो है ये इस साइड में आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस C1 प्लस M1 ये इधर इधर क्या आ जाएंगे, बटे हुए में आ जाएंगे। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय का आधारभूत समीकरण है। यह हमारा राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण आधारभूत समीकरण है। तो इससे हम प्रत्येक प्रकार के गुणक के मान को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पूरी सॉल्व करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आती है तो ये आप ये समीकरण सीधा याद कर सकते हैं, जिससे हम प्रत्येक प्रकार के गुणक को समझ सकते हैं। तो हम अब गुणक को निकालते हैं। तो गुणक का सूत्र हमने पहले भी पढ़ा है, ऑटोनोमस एलिमेंट में परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। तो ये हमारा गुणक का सूत्र है। अब देखिए ये जो हमारे ऊपर जितने भी है ये सारे हमारे कितने कौन से है, ऑटोनोमस एलिमेंट है। तो इनमें परिवर्तन क्या होगा, ए के बराबर होगा। और यहाँ पर ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो ये हमारा गुणक का मान आ जाएगा। और ये हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मान है। ये हमारा खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मान है। अगर बंद अर्थव्यवस्था में गुणक का मान निकालना है तो बंद अर्थव्यवस्था में गुणक के मान के लिए हम ये और ये हमें छोड़ देना है। तो बाकी जो बचेगा उससे हमें बंद अर्थव्यवस्था में गुणक का मान मिलेगा। तो हमारा ऑटोनोमस एलिमेंट इनमें परिवर्तन क्या होगा, 1 होगा। और इसके बटे में क्या बचेगा, 1 माइनस C बचेगा। यहाँ पर 1 माइनस C बचेगा। ये हमारी बंद अर्थव्यवस्था में गुणक का मान है। तो हमें खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था दोनों में गुणक का मान मिल गया। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने नोट किया हुआ है कि खुली अर्थव्यवस्था में हर का मान क्या है, अधिक है। यहाँ पर देखिए ये और ये एक दूसरे के बराबर हो गया। और यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था में M0 और प्लस हो रहा है, यानी हर का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हर का मान ज़्यादा है तो गुणक का मान क्या आ जाएगा, कम आएगा। यानी खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मान क्या होता है, कम होता है। और बंद अर्थव्यवस्था में गुणक का मान अधिक होता है। तो अब हम आगे चलते हैं।
अभी हम यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के गुणक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने हमारा राष्ट्रीय आय का जो समीकरण लिख दिया हमने। अब देखिए, हम सबसे पहले कौन सा गुणक निकालेंगे? निवेश गुणक। तो निवेश गुणक के लिए हमें क्या है? निवेश गुणक का सूत्र dy/di। तो हमें निवेश के संदर्भ में इसमें परिवर्तन करना है। तो निवेश के संदर्भ में हम इसका अवकलन निकालेंगे तो ये बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। और ये हमारा निवेश है, तो निवेश में परिवर्तन क्या होगा? ए के बराबर होगा। और बटे में 1 - C1 + M1, ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? निवेश गुणक। और ये हमारा निवेश गुणक का सूत्र ये वाला हमारा क्या है? खुली अर्थव्यवस्था में, और ये हमारा बंद अर्थव्यवस्था में निवेश गुणक है। इसी प्रकार हमारा कर गुणक क्या है? कर गुणक। तो कर गुणक को हम निकालेंगे। तो कर गुणक के लिए हमारा ये वाला पार्ट है टैक्स वाला, तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो हमारे ये बाकी सारे वाले क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर टी में परिवर्तन क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो इसमें परिवर्तन क्या आएगा? -C बचेगा ऊपर। यहाँ पर क्या बचेगा? ये देखिए, आप सीधा देखिए यहाँ पर सही। यहाँ पर क्या बचेगा? ये -C बचेगा। -C बटेवा ये पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा? 1 - C1 + M1, ये हमारा कर गुणक आ जाएगा। तो ये हमारा कर गुणक कौन सी? खुली अर्थव्यवस्था में है, और ये हमारा बंद अर्थव्यवस्था में है। और अब हम देखते हैं सरकारी व्यय गुणक। सरकारी व्यय गुणक हमारा ये है। तो इसके अलावा बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो हमारे जी में परिवर्तन क्या होगा? ए के बराबर होगा। और इसके बटे में हमारा ये C1 1 - C1 + M1 आ जाएगा। ये हमारा खुली अर्थव्यवस्था का है, और ये हमारा बंद अर्थव्यवस्था का है। अब हम निर्यात गुणक को देखेंगे। ये हमारा निर्यात गुणक या विदेशी व्यापार गुणक है। तो हम इसे सीधा सूत्र में देखते हैं। तो सूत्र में हमारा क्या है? अब सूत्र में हमारा ये बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर ये इसमें एक्सपोर्ट में परिवर्तन क्या होगा? हमारा ए के बराबर होगा। और बटेवा में हमारा जो भी आएगा ये हमारे ऐसे कैसे आ जाएगा? तो ये हमारा निर्यात गुणक बनेगा। हमारा ये निर्यात गुणक बनेगा। और ध्यान रखना, निर्यात गुणक केवल खुली अर्थव्यवस्था में होता है, बंद अर्थव्यवस्था में निर्यात गुणक नहीं होता है। क्योंकि व्यापारी नहीं होता तो निर्यात गुणक कैसे बनेगा? निर्यात गुणों को हम विदेशी व्यापार गुणक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा निवेश गुणक, सरकारी व्यय गुणक और निर्यात गुणक, ये तीनों खुली अर्थव्यवस्था में तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। केवल कर गुणक ही अलग होता है, ये कर गुणक अलग होता है। और बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निवेश गुणक और सरकारी व्यय गुणक एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अभी हमने जो भी गुणक के बारे में पढ़ा उसमें हमने टैक्स यानी कर कौन सा लिया था? लमसम टैक्स, यानी एक मुश्त कर लिया। लेकिन हमारा एक दूसरा और कर होता है अनुपातिक कर। तो अनुपातिक कर की स्थिति में हमारा गुणक का मान क्या आता है? भिन्न आता है। तो हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो में हम अनुपातिक कर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक दूसरा पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम अनुपातिक कर की स्थिति में गुणक को पढ़ेंगे, इसके साथ संतुलित बजट गुणक को पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम गुणक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से प्रश्न हल कर सको। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।